हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे का मेन मेन पॉइंट्स है, हाइलाइट्स जो है उसको हम देखेंगे। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ते पूरा समझ, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा जो मेन मेन पॉइंट्स है याद करने में। जैसे कि वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई, इसमें सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में कुछ सजेशन दिया गया है, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के लिए सजेशन दिया गया सर्वे में, इनोवेशन को लेकर के एक है, बताया गया है, बे नेसेसिटी क्या है, इंडेक्स जो है उसके लिए बनाने का के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीज़ों को इस हाइलाइट्स में हम देखेंगे जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो मेन है आपका फोकस जो इकोनॉमिक सर्वे का, वो है सेविंग्स, लाइफ एंड लिवलीहुड। जो कोविड को लेकर के जो पूरा एक साल फाइनेंशियल ईयर कोविड से लड़ा है देश में, तो उस पे फोकस्ड है बेसिकली। और इसीलिए इसको इकोनॉमिक सर्वे को डेडिकेट किया गया कोविड वॉरियर्स को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे थे, जो हेल्थ केयर वर्क प्रोफेशनल्स थे, उनको डेडिकेट किया गया एक तरह से। तो इंडिया का जो इसमें जो पहले जो पहला चैप्टर है सेविंग्स, लाइफ एंड लिवलीहुड, तो इसमें बताया गया बेसिकली कि इंडिया का स्ट्रेटेजी था कोविड को लड़ने लड़ने के लेकर के, कोविड से लड़ने का, उसको हराने का जो स्ट्रेटेजी थी इंडिया ने अपनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बेसिकली किस प्रिंसिपल्स पे था। तो वो जो था कि भाई हम सेविंग्स, लाइफ एंड लिवलीहुड, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने अपनाया कि भाई हमको लाइफ बचाना है और लिवलीहुड भी बचाना है। तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म पेन लेने को तैयार है। इंडिया ने ये डिसाइड किया। शॉर्ट टर्म पेन क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा जीडीपी जो है नीचे चला गया काफी। आपका जब लॉकडाउन हुआ तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई बहुत सारी, तो उसके कारण जीडीपी काफी नीचे हो गया, ग्रोथ हमारा नीचे हो गया। तो ये जो शॉर्ट टर्म पेन था, इसको लेने के हम तैयार है, लेकिन हमें हमारा मेन जो एम है, फोकस होना चाहिए सेविंग्स, लाइफ एंड लिवलीहुड। लोगों की जान और उसकी जो भूखमरी है वो नहीं हो, लिवलीहुड बचे। ये इंडिया का फोकस था, स्ट्रेटेजी था कोविड को लड़ने के लिए। तो जो लॉकडाउन हुआ, तो उसका वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया लॉकडाउन को, तो वो था कि ह्यूमन लाइफ एक बार लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। तो हमें ह्यूमन लाइफ को बचाना है, क्योंकि अगर एक बार जान चली जाएगी लोगों की बीमारी से, तो उसको हम वापस नहीं ला पाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन अब हमने इम्प्लीमेंट किया, इंटेंस अर्ली लॉकडाउन। लेकिन और जीडीपी अगर गिरती है तो ठीक है, उसको रिकवरी हम कर सकते हैं बाद में, जो इकोनॉमिक पैकेज दे करके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दे करके गवर्नमेंट उसको रिकवरी कर सकती है। लेकिन मेन जो हमारा एम होना चाहिए वो कि लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, कम से कम लोगों की जान जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटेंस लॉकडाउन शुरू में किया, जो हमने देखा था मार्च 2020 में। एक कंप्लीट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया ताकि लोगों की जान बचे और लिवलीहुड बचे, और रिकवरी जो है हम उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म में रिकवर कर देंगे इकोनॉमी को, जिससे लोगों की रोजी रोटी जो है फिर से वापस आ जाएगी। तो इस स्ट्रेटेजी के पीछे जो मोटिवेशन था, एक तरह से जो आइडिया था, वो था नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च बाय हैंगसेन एंड सर्जेंट। ये रिसर्च भी के बेसिस पर, इस आइडिया के बेसिस पर हमने जो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्या था बेसिकली स्ट्रेटेजी, ये मोटिवेशन की पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेज इन वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई। तो उस समय जो था अनसर्टेनिटी, ग्लोबल लेवल पर भी आप देखें तो काफी अनसर्टेनिटी थी कि भाई ये कोविड कब तक जाएगा, इसका कुछ दवाई कब बनेगी, इससे कैसे निजात पाया जाएगा। तो वो सारा कुछ था। तो उस अनसर्टेनिटी में एक देश को क्या अपनाना चाहिए कि लॉसेज को आपको मिनिमाइज करना है। लॉसेज कैसा, ह्यूमन लाइफ्स, तो इस लॉस को आपको मिनिमाइज करना है। तो यही इसका पीछे मोटिवेशन था इंडिया का जो लॉकडाउन के पीछे। और इंडिया वाज ओनली कंट्री टू अनाउंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और जैसा हमने कहा कि लिवलीहुड बचाने के लिए, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आई, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लेके आया गया, ताकि लिवलीहुड इकोनॉमी फिर से रिकवर कर सके और लोगों की जो रोजी रोटी है वो फिर से वापस पटरी पे आ सके। तो इसी को एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है इसमें, जैसे कि इंडिया ने फोकस किया सेविंग्स, लाइफ एंड लिवलीहुड टू शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म पेन मतलब कि जीडीपी जो इकोनॉमी जाएगा नीचे, ग्रोथ नीचे जाएगा, उसको शॉर्ट टर्म पेन कहा गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उससे गेन होगा। और वेल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर, लॉस्ट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट ब्रॉट बैक। तो जीडीपी ग्रोथ तो हम वापस रिकवर कर लेंगे, लेकिन जान चली जाएगी तो उसको वापस हम नहीं ला सकते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने अनाउंस किया, और डिमांड साइड पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की। डिमांड जिससे बढ़े, लोगों का कंजम्पशन बढ़े। और उसके बाद वी शेप्ड रिकवरी हमने देखी। विदाउट अ सेकेंड वेव मेक्स इंडिया सू जेनेसिस केस इन मैच्योर पॉलिसी मेकिंग। तो इंडिया बेसिकली केस है, केस स्टडी कर सकते हैं आप कि कैसे इसने वी शेप्ड रिकवरी दिखाया, कोई सेकेंड वेव नहीं आया।
और मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुड इनेबल रिकवरी इन सर्विसेज। सर्विसेज में भी सर्विस सेक्टर को ज़्यादा हैम्पर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे आप देखें ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस सेक्टर होटल इंडस्ट्री ये बंद हो गई, तो वैक्सीनेशन के बाद इसको भी रिकवरी की लोग गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि ये भी रिकवर करेगी धीरे धीरे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का जो एक मेन है कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैसी थी 2020-21 में, कैसी रही है इंडिया की इकोनॉमी, उसका एक मैक्रो व्यू दिया गया है। तो इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी हमने देखा कि काफ़ी रुक गई, अभी भी रुकी हुई है। तो अभी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है -3.5% रहेगी 2020-21 में। आईएमएफ का भी अनुमान है, अभी आया जनवरी 2021 में। इंडिया ने जो है 4 पिलर स्ट्रेटेजी अपनाया इससे लड़ने के लिए, इस जीडीपी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल से। कंटेनमेंट हमने पॉलिसी अपनाई, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी जो हमने बूस्टर दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हमने दिया। तो ये 4 तरह की बेसिक गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी अपनाई। कैलिब्रेटेड फिजिकल मॉनेटरी सपोर्ट दिया गया, फिजिकल सपोर्ट भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से बजट में, और मॉनेटरी सपोर्ट्स भी दिया गया, ताकि इसको जो इकोनॉमी को हम पटरी पे ला सके। और जो वनरेबल सेक्शन बेसिकली जो जिनको ज़्यादा असर पड़ा है, माइग्रेंट्स लेबर जैसे हो गए, एग्रीकल्चर हो गया आपका, उनको कुशन दिया सके, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। उसके अलावा फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी को भी लाया गया। फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी आपने देखा होगा कि जैसे कि इमीडिएट डेब्ट रिलीफ दिया गया, जो आप ईएमआई आपको जो पे करना है उस पर आपको मोरेटोरियम दिया गया कि आप ईएमआई 3 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेके आई, ताकि जो लोगों को एक रिलीफ मिल सके और मार्केट में लिक्विडिटी आ सके और लोगों के पास पैसा रहे, ताकि वो कंजम्पशन कर सके, वो खर्च कर सके और इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो ये बेसिकली पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई। इसको आप आंसर राइटिंग जब लिखेंगे, मान लीजिए मेंस में, कि क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या उसके पीछे आइडिया था, मोटिवेशन था, इस चीज़ों को आप जरूर लिखें। और इंडिया वॉज द ओनली कंट्री, इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो इंडिया उसमें से इकलौता देश था जिसने इक्विटी एफआईआई इनफ्लो देखा 2020 में। काफ़ी हमारे यहाँ इनफ्लो आया, इसके कारण आप देखेंगे शेयर मार्केट भी काफ़ी ऊंचाइयों तक गया, 50,000 जो मार्केट ने टच किया। तो ये बेसिकली इक्विटी एफआईआई इनफ्लो के कारण हुआ। इसके अलावा आपने सुना काफ़ी वी शेप्ड रिकवरी। तो वी शेप्ड रिकवरी बेसिकली क्या है कि ऐसे ये वी शेप्ड रिकवरी जो है वी शेप्ड रही हमारी। तो ये अंडरवे अभी चल रहा है वी शेप्ड रिकवरी एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सस्टेन्ड रिसर्जेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। तो देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, फिजिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी भी जो है जल्द से जल्द रिकवरी करेगी। जैसे पावर का डिमांड बढ़ गया है, यानी इसका मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। ई वे बीस जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है जीएसटी के थ्रू, वो बढ़ गया है, इसका मतलब माल की आवाजाही हो रही है। जीएसटी कलेक्शन भी आपने देखा होगा, न्यूज में आया था दिसंबर में, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। स्टील कंजम्पशन बढ़ा है, इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें तेजी आई है। तो वी शेप रिकवरी अगर हम देखें तो इससे पता लग सकता है कि हमारी रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, और जल्दी हम रिकवर कर जाएंगे और ग्रोथ हमारा अच्छा होगा। उसके अलावा जो वी शेप रिकवरी की बात की गई है, तो Q1 में जो था, अप्रैल टू जून Q1 में जो था हमारा जीडीपी था -23.9। तो यहाँ आप लिख सकते हैं -23 सबसे मिनिमम गया। उसके बाद लेकिन अगर सेकंड क्वार्टर में देखें तो काफी रिबाउंड होकर -7.5 तक आ गया। तो काफी ग्रोथ देखने को मिली यहाँ पर। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा 2020-21 में हमारी इकोनॉमी -7.7% रहेगी, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा। तो एक अनुमान लगाया कि हम जल्दी ही नेक्स्ट ईयर तक रिकवर कर जाएंगे। उसके अलावा जो है इसका कारण जो बताया जा रहा है कि मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो आगे हमारी रिकवरी होगी, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रही है। रॉबस्ट रिकवरी सर्विस सेक्टर में, उसके कारण सर्विस सेक्टर में रिकवरी होगी और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो ये इस कारण से हमारी रिकवरी जल्द हो जाएगी इकोनॉमी की। और आईएमएफ ने भी अनुमान लगाया है कि आईएमएफ ने भी, जो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने भी अनुमान लगाया इंडिया का जो ग्रोथ है सबसे हाईएस्ट होगा नेक्स्ट 2 ईयर में। 11% के अनुमान है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 21-22 में। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगा, रियल जीडीपी यानी कि करंट प्राइस पे इन्फ्लेशन हटा करके जो ग्रोथ होगा वो 11% होगा। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दे, नॉमिनल जीडीपी जो ग्रो होगा वो 15.4% से ग्रो होना चाहिए 21-22 में। ये अनुमान है, प्रोजेक्शन है। तो ये हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी जो है सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट।
और इंडिया टू बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। IMF ने ये भी अनुमान लगाया कि इंडिया इकोनॉमी जो है सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में नेक्स्ट 2 सालों में, यानी 21-22 और 22-23 में। तो ये जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो पिछले साल का कुछ सालों का 17-18 में 7% था, 6.1% रहा 19 में। ये एस्टीमेट प्रोविजनल है 19-20 का। अभी जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो 4.0 का फाइनल एस्टीमेट। ये जैसे हमने कहा अभी एडवांस एस्टीमेट है कि -7.7 होगा इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन है 11% का है एट कांस्टेंट प्राइसेज, यानी कि ये रियल जीडीपी का फिगर है। रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसको आप जरूर पढ़ ले। मेरा एक वीडियो लेक्चर भी है जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप इसको समझ सकते हैं रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये आपको ये जरूर आप याद रखें, क्योंकि बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव में से सवाल आते हैं कि क्या इकोनॉमी पूरी डाउनवर्ड जा रही है 3 साल से या 4 साल से, कैसा ग्रोथ है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल उठता है व्हाई इज इंडिया विटनेसिंग फास्टर रिकवरी। तो इंडिया में इतनी फास्ट रिकवरी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? तो इसका कारण कुछ है, जो फास्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही जल्दी पटरी पे आ गई, नॉर्मल हो गई, और ग्रेजुअली जो है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है। फेस्टिव सीजन में जो दीपावली, क्रिसमस, जो न्यू ईयर रहा, उस फेस्टिव सीजन में काफ़ी खरीदारी भी बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ा है, और पॉलिसी की सपोर्ट भी रहा है, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू, डिफरेंट अलग पैकेज के थ्रू। तो उसके कारण ये सब कारण जो है, जिसके कारण इंडिया का रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव ए करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2%। तो ये भी अनुमान लगाया जाएगा कि इस करंट अकाउंट जो हमारा है वो सरप्लस में रहेगा 2% ऑफ जीडीपी। तो ये हाईएस्ट होगा आपका 17 सालों में, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो सर करंट अकाउंट क्या होता है बेसिकली, कि आपका सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट जो है आपका ग्रेटर देन इम्पोर्ट होगा। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होगी। तो ये जो सरप्लस होगा वो 2% जीडीपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए। और अगर पिछले साल देखा जाए 20-21 में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही पॉजिटिव ग्रोथ रेट इसने दिखाया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही, और जबकि सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने निगेटिव ग्रोथ रेट रहा है पिछले साल 20-21 में। और एग्रीकल्चर का अगर हम देखें तो 3.4% जनरली ग्रोथ रहा है अभी 20-21 में, जो अनुमान है अभी। और उसके अलावा बाकी का जो है, इसके साथ ही साथ जो जीडीपी में शेयर जो है एग्रीकल्चर का वो भी बढ़ गया है, तकरीबन 20% हो गया है। पहले क्या था 17.8%। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स जो है इंडिया में एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है। तो अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ होता है, एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ होता है, इकोनॉमी बढ़ता है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को, जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और इस तरह से देश का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ये भी। तो ये हाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि 3.4% ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पहले 4% था पिछले साल। और इंडस्ट्री में देखें तो -9.6 इस साल उम्मीद है, और सर्विसेज में जो है -8.8। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। और उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है हमारा सबसे हाईएस्ट रहा है अभी कुछ सालों में, हम देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। फिजिकल डेफिसिट भी हमारी नॉर्मल लेवल 3.5 है, हमारा पिछले साल से कम ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और करंट अकाउंट जैसे हमने अभी ऑलरेडी देखा 2% ऑफ जीडीपी रहने की उम्मीद है। ये एडवांस एस्टीमेट है, तो 2% का करंट अकाउंट सरप्लस हमारा रहेगा। तो इन डेटा को जरूर आप ध्यान में रखें मोटा मोटी, ताकि आपको आंसर लिखने में आपको आसानी हो, और आप कंपेयर कर सकें डिफरेंट सेक्टर्स को, अलग अलग पिछले कुछ सालों से इंडिया का कैसा इकोनॉमी रहा है। तो इन चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो एक बात डिस्कस की गई इकोनॉमी सर्वे में, वो है डेप्थ सस्टेनेबिलिटी एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो जो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो इंटरेस्ट रेट जो हमारा डेप्थ है, डेप्थ आप समझ सकते हैं, जो कर्जा एक तरह से आप नॉर्मल समझे तो कर्जा जो भारत के ऊपर है उसका इंटरेस्ट रेट, और ग्रोथ रेट जो है वो, उसके बीच में डिफरेंस जो है वो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी कहलाता है एक तरह से। तो अगर हम पिछले 25 सालों से देखें, 20-25 सालों से, तो हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के कारण हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो होता है, काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इकोनॉमी में, ये आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में अगर। तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हुआ है, क्योंकि ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेप्ट हमारा कम होगा, हम कर्ज चुकाने में ज्यादा सहमत होंगे, और हमारी जो जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी, तो हम जीडीपी रेशियो जो है, डेप्ट जीडीपी रेशियो, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि अगर अगर हम कम डेप्थ रखते हैं, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो कम, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ बढ़ेगा ही।
तो ये सोचना, जैसे बहुत बार जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि नहीं आपको, जैसे कि एफआरबीएम में भी कहा गया है, जो एनके सिंह कमेटी थी उसने कहा था कि आपको 60% रखना है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन अगर आप इसको लिमिट में रखते हैं तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, डेब्ट आपको कम रखना है। डेब्ट कम रखना है तो डेब्ट गवर्नमेंट का क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट जो कुछ पैसा बोरो करती है ताकि वो डेवलपमेंट काम के लिए यूज कर सके, वेलफेयर काम के लिए यूज कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सके। तो अगर हम पैसा लोन नहीं लेंगे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम वेलफेयर स्कीम नहीं चला पाएंगे, तो उससे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो तो कम हो जाएगा लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। तो यही इसमें इसमें कहना है इकोनॉमिक सर्वे का कि आपको डेब्ट लेना का जरूरी है। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को मत देखें, आप बेसिकली ये देखें कि कैसे आपका ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि आपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम रखा है तो इससे ग्रोथ बढ़ेगा, ये सही नहीं है, ये हमेशा मुमकिन नहीं है। तो ये कहना है। तो ये इसने कहा इकोनॉमिक सर्वे ने कि गवर्नमेंट को काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनाना चाहिए। ये क्या होता है भाई काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? तो इसमें है कि आप अपोजिट अप्रोच अपनाएं। इसका मतलब जब बूम पीरियड है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, उस समय आप अपना खर्च जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है वेलफेयर स्कीम में या बाकी जो देने का होता है जो फिस्कल पॉलिसी में, तो उसको आप कम करें और टैक्सेस बढ़ाएं ताकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ सके, गवर्नमेंट के पास रिजर्व बढ़ सके। और जब क्राइसिस पीरियड आया, जैसा कि हमने अभी देखा कोविड के समय में इकोनॉमी खराब हो गई, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उस समय में आप अपना स्पेंडिंग बढ़ा दे ताकि जिस लोगों के पास, जैसे माइग्रेंट लेबर के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उस समय गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग करे उसमें लोगों के पास, और टैक्स को कम कर सके ताकि लोगों के पास पैसा हाथ में रहे और वो ज़्यादा खर्च कर सके। तो ये इस पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। इसको इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है बेसिकली। तो क्रेडिट रेटिंग आपके साथ पढ़ा होगा, क्रेडिट रेटिंग होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, एक बिजनेस का भी होता है, एक सेक्टर का भी होता है, और देश का भी सोवरेन हो गया आपका, तो देश का भी क्रेडिट रेटिंग। ये बेसिकली होता है कि एक रेटिंग दी जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन है, तो इसे स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड पुअर और उसके बाद फिच है, ये तो ये क्रेडिट रेटिंग देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको लोन जो है जो कुछ कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे रहा है तो वो देखता है कि आपकी रेटिंग कैसी है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको कम ब्याज दर में, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। अगर आपकी रेटिंग खराब है, चाहे वो कोई बिजनेस हो या देश हो या एक सेक्टर हो, तो आपको लोन मिलने में तकलीफ होती है, या फिर आपको लोन मिलता भी है तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खराब रेटिंग का मतलब है कि आप जो है कर्ज चुकाने चुकाने में असफल है। ऐसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लगता है कि आप कर्ज नहीं चुका पाएंगे, हो सकता है आप डिफॉल्ट हो जाए, इसलिए आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वसूला जाता है। तो ये मोटा मोटी क्रेडिट रेटिंग के पीछे का पूरा सार है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो देखा गया है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का रेटिंग जनरली ट्रिपल ए होता है, अच्छा रेटिंग होता है। लेकिन अभी के समय में इंडिया का और चाइना का अगर हम देखें तो चाइना की रेटिंग भी बहुत खराब रही है, A- या A2 दिया गया है, और इंडिया की रेटिंग उससे भी खराब कैटेगरी में रखा गया, इंडिया को BBB- या Baa3 पे रखा गया है। तो ये सही नहीं है। इकोनॉमी सर्वे का कहना है कि जो क्रेडिट रेटिंग का जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड वो अपना रहे हैं वो सही नहीं है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। उसमें जो फंडामेंटल्स जो होते हैं, देश का फंडामेंटल्स जो देखा जाता है उसको देखा नहीं गया है। इंडिया का फंडामेंटल्स को सही तरीके से अनुमान नहीं लगाया गया है, जिसके कारण हमारी रेटिंग सही नहीं है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो कौन कौन से फंडामेंटल भाई नहीं देखा गया है, ये हम देखेंगे अभी। ये है कि इंडियाज विलिंगनेस टू पे इज अनक्वेश्चनेबली डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू इट्स जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री। तो हमने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया इंडिया में पेमेंट का, तो ये एक पॉजिटिव बात है, तो इसको नहीं देखा गया अपने रेटिंग करते समय। उसके अलावा जो हमारा लो लो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेप्थ, हमारा जो डेप्थ है, जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो फॉरेन करेंसी में कितना है, बहुत ही कम है, तो ये भी नहीं देखा आपने। उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो अभी हमने देखा जैसे हाईएस्ट है अभी, कुछ हमेशा बढ़ रहा है हर साल, तो ये भी आपने नहीं देखा। भी फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा है, तो अगर लोन लेते भी हैं, देश लेता भी है तो चुका देगा भाई, वो रिजर्व तो है उसके पास। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, रेटिंग को लेस सब्जेक्टिविटी कम की जाए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डाला जाए, और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को उसमें देखा जाए ठीक से। इससे क्या होगा, हमारी रेटिंग सुधरेगी, और रेटिंग हमारी अच्छी होगी तो हमें इंडिया को लोन मिलने में आसानी होगी, कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल पाएगा। तो ये कुछ कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे पैरामीटर्स और बताए गए जो कि इंडिया का देखना जरूरी था, देखा नहीं गया। ऐसे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, गवर्नमेंट डेप्ट जो है वो काफी कम है, करंट अकाउंट बैलेंस हमारा पॉजिटिव में है,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देखेंगे पिछले बार 10 साल तक एक ही सरकार थी, फिर अभी भी जो सरकार एक स्टेबल सरकार है। रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून है, करप्शन बहुत कम है। उसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने अच्छा किया है। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्थ, हमारा एक्सटर्नल डेप्थ जो है वो शॉर्ट टर्म का बहुत ही कम एक्सटर्नल डेप्थ है, लॉन्ग टर्म के डेप्थ हैं ज़्यादा। इससे क्या है कि हमें टाइम मिल रहा है चुकाने के लिए। रिजर्व हमारे पास अच्छा है, फॉरेन रिजर्व, और हमारा डिफॉल्ट जो हमने कभी हिस्ट्री में डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये सारे पैरामीटर्स को सब रेटिंग एजेंसीज ने नहीं देखा, जिसको कि देखने की जरूरत थी। अगर वो देखते तो हमारा जो है रेटिंग अच्छा होता और हमारी क्रेडिट रेटिंग ग्लोबल लेवल पे अच्छी होती। नेक्स्ट जो बात कही इकोनॉमिक सर्वे में, वो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के समय हमने देखा कि कैसा हमारा हेल्थ सेक्टर चरमरा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी उतनी अच्छी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है अभी। हेल्थ मिशन जो था हमारी स्कीम, ये काफ़ी इसने अच्छा रोल प्ले किया है, स्पेशली जो आप देखें रूरल एरिया में हेल्थ मिशन के कारण, रूरल हेल्थ मिशन के कारण हॉस्पिटल्स में थी ऑलरेडी, हम था इंफ्रास्ट्रक्चर, आशा वर्कर्स जो है, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उन्होंने हेल्प किया दवाइयों में या फिर जो नॉर्मल इलाज होते हैं। तो ये हमें ज़रूरत है इसको और बढ़ाने की, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की। तो क्या करने का ज़रूरत है देश को? तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो अभी 1% है, उसको 2.5 से 3% करने की ज़रूरत है जीडीपी का। तो ये हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, लोगों का जो जेब से खर्च हो जाता है बीमारी के इलाज कर रहे हैं समय, वो अभी 65% है, वो घट के 35% तक लाया जा सकता है अगर हम पब्लिक गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा ले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों का खर्च इसमें हेल्थ केयर पे कम होगा अगर, तो वो ज़्यादा किसी बाकी चीज़ पे खर्च कर पाएंगे, कंजम्पशन पे खर्च कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा एक रेगुलेटर की जरूरत है, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देखा गया कि मार्केट काफ़ी फेल हो गया कोविड के समय में, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के कारण। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्या है बेसिकली, कि आपने देखा कि प्राइवेट लोग मानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा रहेगा इलाज, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ये देखा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी हाई चार्ज करते हैं सेम ट्रीटमेंट के लिए, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है। एडमिशन रेशियो जो है, री एडमिशन रेशियो, वो भी काफ़ी गिरा है। तो इस चीज़ों को लोगों के बीच में ध्यान लाने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है अगर जहाँ पे कमी है, और एक स्पेशल रेगुलेटर लाने की ज़रूरत है। तो बेटर रेगुलेशन की ज़रूरत है हेल्थ केयर में, और टेलीमेडिसिन पे भी फोकस करने का सजेशन दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में। टेलीमेडिसिन क्या है? जैसे हमने अभी देखा कोविड के समय में कि आप ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है आप दूसरे डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है आपको तो इसीलिए हमको टेलीमेडिसिन को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंटरनेट में इन्वेस्ट करके और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके हमें इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक ग्राफ बताया गया कैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया जीडीपी में कितना एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट जीडीपी का आप हेल्थ में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और उस तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे घट रहा है। जैसे जैसे आप जीडीपी का ज़्यादा इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जिससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ज़्यादा खर्च करेगी, उस वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो लोगों का वो कम होगा। अभी इंडिया का यहाँ पर है 65% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, और हमारा तकरीबन 1% जीडीपी का हम खर्च करते हैं। अगर ये यहाँ पे हम 2.5% पे ले आते हैं, 2.25%, 3% पे ले आते हैं, तो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 40% पर आ सकता है। तो ये इसी चीज़ को हाईलाइट किया इकोनॉमिक सर्वे ने। जैसे थाईलैंड का है, आप देखें तकरीबन 3% है, और लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तकरीबन 10% है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चाइना में भी काफ़ी कम है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत चेंज होता है। तो ये फॉलो करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि वो ये जीडीपी का अपना जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको बढ़ाए। नेक्स्ट है प्रोसेस रिफॉर्म्स। तो प्रोसेस रिफॉर्म जो होता है प्रोसेसिंग पर, उसको गवर्नमेंट को ठीक करने की जरूरत है। इंडिया में ओवर रेगुलेट होता है, इकोनॉमी जो है ओवर रेगुलेट है। इससे क्या होता है कि रेगुलेशन बहुत इनइफेक्टिव हो जाता है बहुत बार। तो हमें रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और ग्रेटर सुपरविजन में हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ डिस्क्रिशन जो है ऑफिसर्स का, या गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन देने की जरूरत है ज़्यादा, लेकिन डिस्कशन के साथ ही साथ बैलेंस्ड विथ ट्रांसपेरेंसी एंड सिस्टम ऑफ एक्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो इसके साथ ही साथ हमें ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है, और पोस्ट फैक्टो रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसको हमें ओवर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये यहाँ बताया गया जैसे सिंपल रेगुलेशन कंबाइंड विथ ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सुपरविजन में भी आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जो सुपरविजन का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करें।
एक्स एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे कि बैंक बोर्ड की बात की गई है, वो लाने की जरूरत है और रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया इसमें रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस बेसिकली क्या है कि फॉरबियरेंस मतलब कुछ दिनों के लिए आपने उसको ढील दे दी। तो रेगुलेशन जो आपका पहले स्ट्रॉन्ग था, तो आपने कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आई, जैसे कोविड के समय में इमरजेंसी सिचुएशन था, तो बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में छूट दे दी कि आप जो है ये चीज़ें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो लिमिट आपको रखना था वो कम कर दिया। तो ये जो एक इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे कि बैंक के लिए यहाँ बेसिकली डिस्कस किया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि बैंक का जो आरबीआई कंट्रोल करती है, तो इस समय में कोविड के समय में, क्योंकि लोन को लोगों की जरूरत थी, ज़्यादा थी, पैसे देने की जरूरत थी जो लोगों को, कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, लोन मिले आसानी से, तो उसके लिए आरबीआई ने काफ़ी जो रेगुलेशन था उसका कम कर दिया। लेकिन इसी को इकोनॉमिक सर्वे ने एक वार्निंग दी है कि आपको ये जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस आपने दिया है, वो आप कुछ समय के लिए दें, लेकिन जैसे इकोनॉमी ठीक हो जाए, रिकवर कर जाए, तो आप उसको वापस से रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट कर दें जैसा पहले था। नहीं तो इससे क्या होगा कि भाई इकोनॉमी जो और खराब हो जाएगी, बैंक जो है वो उसका स्थिति वो मिसयूज करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे बताया गया फॉरबियरेंस रिप्रेजेंट इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन है जिसको कि जैसे ही इकोनॉमी रिकवर होती है, आपको उसको खत्म कर देना है, उसको वापस पीछे जैसे था पहले वैसे ही आपको कर देना है रेगुलेशन को। इससे अगर आप नहीं करते हैं तो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज इकोनॉमी के लिए हो सकते हैं, जैसे कि बैंक जो है अभी देखा गया है कि वो इस रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं भाई, उनका जो बुक्स है वो अपना उसको विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसको गलत उसमें फिगर्स दे रहे हैं, और जो क्रेडिट उनको देना है सेक्टर्स को, जो नीडी जरूरत लोगों को देना है, उसके बदले वो क्रेडिट को मिस एलोकेट कर रहे हैं, कहीं पे जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं, जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ वो दे रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखने की जरूरत है। इसको लेकर के आरबीआई को एक 5 पॉइंट ग्राउंड रूल्स दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने, कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता है, कि वो कैसे इंड कर दे, इस रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को इंड करे कैसे। जैसे इकोनॉमी तकरीबन 5% जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, तो आप ये जो फॉरबियरेंस आपने दे रखा है, जो छूट दे रखी है, उसको आप खत्म कर दें। दूसरा, उसके बाद एसेट क्वालिटी रिव्यू करे बैंक का, जो बैंक का एसेट्स है, बुक्स है, उसको रिव्यू किया जाए कि एनपीए आपका कितना है, आपने जो लोन दिया है वो सही जगह दिया कि नहीं दिया, रिकवरी कितनी हुई। उसके बाद कैपिटल इन्फ्यूजन करें, अगर आपका रिकवरी के ये क्वालिटी रिव्यू के बाद किसी बैंक को कैपिटल चाहिए तो उसको कैपिटल दिया जाए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए, गवर्नेंस जो वहाँ पे बैंक बोर्ड हो गया, मैनेजमेंट जो हो गया, उसको इंप्रूव किया जाए। और स्ट्रेंथनिंग लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लोन रिकवरी, जो लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, उसको रिकवरी किया जाए लीगल तरीके से, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू। तो ये बेसिकली 5 जो है स्टेप्स बताए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने, आरबीआई को सजेशन दिया है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि बैंक्स जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस है उसका मिसयूज ना कर सके। तो उसी के लेकर एक चार्ट है कि कहाँ पे होना चाहिए, अगर वहाँ पे वो नहीं होता, फॉरबियरेंस खत्म नहीं करते हैं आप, तो क्या होगा इकोनॉमी को। तो ये आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो डील किया गया इनोवेशन को, तो इनोवेशन हमारे यहाँ इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके हिसाब से हमारे यहाँ इनोवेशन बढ़ा है। इनोवेशन में जो खर्च होना चाहिए गवर्नमेंट का वो बढ़ा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अभी भी खर्च कम है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इंडिया इंटर द टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज। इंडिया का जो है रैंकिंग सुधरा है, हम टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज की लिस्ट में आ गए हैं पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के में। ये एक इंडेक्स है जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, जिसमें हमारी रैंकिंग सुधरी है। तो हमारा एस्पिरेशन है, इंडिया का गोल है कि हम टॉप 10 कंट्रीज में आ सके, टॉप 10 इकोनॉमी में आ सके। गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो अच्छा है, अभी जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है आर&डी में खर्च करने में, वो अच्छा शेयर है, लेकिन इंडिया का बिजनेस सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है आर&डी में। जो बाकी 10 टॉप 10 देशों में देखा गया है, तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे काफ़ी खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में वो खर्च बहुत ही कम है, बहुत ही उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए इंडिया को फोकस करने की क्या जरूरत है, इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस ऑन इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है हायर एजुकेशन, जैसे कॉलेजेज हो गए, जो पीएचडी है, वहाँ पे और इनोवेशन बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और बिजनेस को जो है आर&डी में और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, बिजनेस कितना स्पेंड कर रहा है। तो इनर सर्कल जो है वो इंडिया का है, ये इंडिया का है, और बाहर का जो सर्कल है ये टॉप 10 इकोनॉमीज के बारे में। तो कंपेयर आप करें, इंडिया में 56% जो है, जो इनोवेशन जो टोटल खर्च होता है उसमें 56% गवर्नमेंट कर रही है, 37% प्राइवेट वाले कर रहे हैं। लेकिन टॉप 10 कंट्रीज को देखा जाए तो उसमें गवर्नमेंट जो सिर्फ 11% खर्च करती है,
वहाँ के इनोवेशन में, R&D में, लेकिन वहाँ प्राइवेट बिजनेस 68% खर्च करता है। तो ये हमें जो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंसेज है, तो इसको हमें प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ाने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट इनोवेशन को लेकर के। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी लिबरल टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए R&D के लिए, अगर आप खर्च करते हैं प्राइवेट बिजनेस तो उनको टैक्स इंसेंटिव मिलता है, तो ये अभी तब भी उसके बाद भी हमारा काफ़ी कम है, जिसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक डिस्कस किया गया है बेयर नेसेसिटीज। तो बेयर नेसेसिटीज जो होती है वो क्या है बेसिकली, कि जो इंसान को मिनिमम चाहिए आपको सर्वाइवल के लिए, जैसे कि साफ पीने का पानी, रहने को घर हो, सैनिटेशन साफ सुथरा हो, आपका टॉयलेट हो, माइक्रो इन्वायरमेंट आपके आसपास का जो वातावरण हो वो शुद्ध हो, और अदर फैसिलिटीज जो आपको चाहिए। तो ये 5 बेसिक नेसेसिटीज जो है, इसको इकोनॉमिक सर्वे ने कंपेयर किया है 2012 के मुकाबले 2018 में कैसा रहा। तो देखा गया है कि सारे स्टेट्स में, अक्रॉस ऑल इट्स स्टेट्स, इंडिया में ये इम्प्रूव हुआ है एक्सेस। मतलब कि पीने का पानी का एक्सेस हो गया आपका, हाउसिंग का एक्सेस हो गया, सैनिटेशन का। तो ये इम्प्रूव हुआ है 2012 की तुलना में 2018 में, हर स्टेट में। ऐसा नहीं कोई स्टेट पीछे है, सभी स्टेट में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। उसके साथ ही साथ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो होती है वो भी कम हो गई है 2012 की तुलना में 2018 में, और रूरल अर्बन एरिया में भी ये कम हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है इंडिया को, कि हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हुए हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया आपका, डेथ रेट हो गया आपका, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया आपका, जो डिजीजेज हो गए, कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो कम हुए हैं। क्योंकि आपका ऑब्वियस सी बात है, आपको साफ पीने का पानी मिलेगा, साफ सुथरा घर मिलेगा, सैनिटेशन अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो बीमारी आपको घटेगी। और इससे जो है एजुकेशन सेक्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, इनरोलमेंट जो हुआ लोगों का अच्छा हुआ है, इकोनॉमी में भी इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि जो स्कीम्स इन चीज़ों से रिलेटेड स्कीम है, जैसे जल जीवन मिशन, ये क्या है कि आपको टैप वाटर मिलना चाहिए इतना मिनिमम। इस स्वच्छ भारत मिशन जो है सैनिटेशन को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, तो इन चीज़ों को और सही करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो और ये जो गैप्स हैं, जो डिक्लाइन जो और किसी स्टेट्स में कमी है अभी, उसको हम भर सकें, इस गैप्स को हम भर सकें। साथ ही साथ एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स लाने की ज़रूरत है, सजेस्ट किया इकोनॉमिक सर्वे में। इस इंडेक्स को हम ला सकते हैं, जिससे जो कि एनुअल हाउस होल्ड सर्वे डेटा के बेसिस पे होगा, मतलब हर साल हम हाउस होल्ड का सर्वे करें, उस डेटा को हम यूज करके इस इंडेक्स को बनाएं, ताकि हम इससे क्या होगा कि हर स्टेट अपना देख पाएगा कि हम कहाँ पे अभी हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये एक सजेशन है इसमें। तो ये मैप दिया गया है 2012 में और 2018 में इंडिया में बे नेसेसिटी का जो इंडेक्स है वो कहाँ कैसा था। तो अगर आप देखें तो इतने सारे स्टेट जो हैं उस समय 0.5 के नीचे थे मार्किंग उनका। अभी लेकिन क्या हो गया, मुश्किल से 2-3 स्टेट्स ही हैं जिनका 0.5 से कम है। जैसे कि आपका ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सॉरी हाँ, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। तो ये सब स्टेट्स ही का कम है। तो फ्रेंड्स ये था हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।